नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश नेचर कनेक्शन। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे इंसान ने कभी समझा तो कभी नज़रअंदाज किया और कभी कभी तो बर्बाद ही कर दिया। ये रिश्ता है मानव और प्रकृति का। धरती वही है लेकिन इंसान बदल गया है। हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमारी सुविधाएं बढ़ी और इनके साथ बढ़ गया है पर्यावरण पर दबाव। और सबसे बड़ा सवाल है कि मानव पर्यावरण को कितना बदल रहा है और कंपनियां जो अपने आप को ग्रीन कहने में पीछे नहीं रहती, वो सचमुच पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या कदम उठा रही हैं। अब यहीं पर आती है हमारी कानूनी ढाल, भारतीय संविधान की। संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी देता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, जंगलों और जीव जंतुओं की रक्षा करे। सिर्फ किताबों से पर्यावरण नहीं बचेगा, इसके लिए चाहिए कानूनी ताकत और कार्रवाई। लिहाजा भारत ने बनाए कई कड़े पर्यावरण कानून, लेकिन इन सब के बीच एक संस्था है जो आज पर्यावरण संघर्ष की असली अदालत बन चुकी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में एनजीटी एक्ट के तहत बनी ये संस्था पर्यावरण मामलों का विशेषज्ञ और तेज न्यायिक मंच है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर धरती का कोई केस है तो उसकी अदालत है एनजीटी। यहाँ फैसले तेज आते हैं, तकनीकी समझ के साथ आते हैं और सबसे बढ़कर पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाती है। तो आज के नेचर कनेक्शन में हम बात करेंगे इन तमाम विषयों पर। साथ ही कॉरपोरेट दुनिया का एक नया कंपास जिसको हम ESG भी कहते हैं, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। रावी बीरबल जी, आप सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर MP जॉर्ज, आप एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। मैडम, जो आपने सुना जिस तरीके से पर्यावरण को ख़तरा है और किस तरीके से मानव और प्रकृति आपस में जुड़े हुए हैं, शुरुआत मैं करना चाहूँगा ESG से, कि जिसको इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस भी कहा जाता है। तो अगर हमारे दर्शक समझना चाहें कि ESG दरअसल होता क्या है और जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं इनके प्रति पर्यावरण की क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, जो आपने पहले एनजीटी की बात करी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट इज इन द नेचर ऑफ अ क्योरिंग रेमेडी, कि कोई चीज़ गलती हो गई, उसके लिए पिटिशन फाइल होगी कोर्ट में एंड द कोर्ट विल पुट इट बैक टू ऑर्डर एज इट वाज एंड इवन इम्पोज अ पेनल्टी। जहां हम ESG की बात करते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ये कॉर्पोरेट स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के लिए लॉ है। इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर, नॉट रियली अ क्योरिंग वन बट अ प्रिकॉशनरी वन। अब लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ध्यान में नहीं रखना है, उनको ऐसे काम करना है कि इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो, क्लाइमेट डैमेज ना हो। और ये सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं है, मॉरल साइंस की बात नहीं है, ये सिर्फ एक चैरिटी करने की बात नहीं है, ये एक स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो कंपनी के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन खतरे में पड़ सकते हैं, कंपनीज के डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम आ सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 में भी इसकी बात है। एंड मोर देन दैट, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस हैं जिनका नाम है BRSR, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कहते हैं कि कंपनीज को अपनी रिपोर्ट्स तय करनी पड़ेंगी, उसमें लिखना पड़ेगा कि ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे एनवायरमेंटल डैमेज हुआ हो, और हुआ है तो वो कितना डैमेज है, उसको आप कंसील नहीं कर सकते। और कंसील किया, या एक टर्म होती है ग्रीन वॉशिंग, लच्छेदार गलत बात करी तो उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होती हैं। तो इन नटशेल बोला जाए तो नाउ इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ चैरिटी बट लॉ in action. So this is ESG in nutshell, is a compliance for the corporate world, for the listed companies, कि वो जो भी काम करेंगे उसमें environmental, climate damage नहीं होना चाहिए, society का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जॉर्ज सर, चूँकि जिस तरीके से मैडम ने कहा ESG के बारे में आपने सुना, मेरा सवाल आपसे सीधे है कि जिस तरीके से आपने बतौर एडिशनल डायरेक्टर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में काम किया, लंबा अनुभव आपको रहा है पर्यावरण संरक्षण की, अगर मैं बात करूँ तो आपके लिहाज से क्या कदम उठाए जा सकते हैं मोटे तौर पर इसमें? देखिए, हमारे लॉस जो हैं वो सबसे अच्छे लॉस हैं वर्ल्ड में। किसी भी हाईएस्ट जो आप लॉ माने उससे कंपेयर कर सकते हैं। और अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें
तो दिल्ली में बहुत कुछ कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली पे एक टैग है कि इट्स अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम वी आर द ग्रीनेस्ट सिटी ऑल्सो, ग्रीनेस्ट कैपिटल। एंड द सेम टाइम ये जो सिटी है ये बड़ा पिक्युलर सिटी है। सिर्फ आपके पास 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, आप चारों तरफ लैंडलॉक्ड हैं, आपके पास करीब 27 मिलियन पॉपुलेशन है, आपके पास करीब 8 मिलियन व्हीकल हैं, उसमें से करीब 1 से 1.5 मिलियन व्हीकल हर समय रोड पर होते हैं। और अगर रेनी डेज की बात करें तो हार्डली 10 to 12 रेनी डेज, एक्चुअल रेनी डेज होते हैं दिल्ली में। जहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मौसम के एक्सट्रीम्स हैं। 2 डिग्री ठंड भी होगी और 48 और 50 डिग्री की गर्मी भी पड़ेगी। तो इसकी वजह से दिल्ली को और हमारा जोग्राफिकली जो लोकेशन है डिसएडवांटेज्ड है, आप आईजीपी में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से आपको डस्ट को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। जहाँ तक कदमों की बात करें तो ये एक मोस्ट स्टडीड सिटी है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको डेटा अवेलेबल है और इसीलिए शायद ये मीडिया लाइमलाइट में भी रहता है। जो फर्स्ट मॉनिटरिंग शुरू हुई थी वो कभी 1985 के आसपास शुरू हुई थी और आज हमारे पास 40 ऑटोमेटिक स्टेशन है जिसमें हम 12 पैरामीटर लगातार मॉनिटर करते हैं और ये डेटा पब्लिक में अवेलेबल भी है। और शायद वही कारण है कि आज आप स्कूल में जाकर भी अगर छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो PM 2.5 और PM 10 बोलता है। इसका मतलब मास अवेयरनेस है। जी जी, आपके पास डेटा अवेलेबल है और कदम तो बहुत से उठाए गए हैं, जहां CNG में प्री CNG, CNG, BS4 एंड नाउ BS6। ऑफ कोर्स आपका अगला प्रश्न शायद ये होगा कि हम क्यों काबू नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलग कारण हैं। जी जी, मैडम, जिस तरीके से मैडम सर ने बताया कि संरक्षण के बारे में और किस तरीके से दिल्ली में तमाम कदम उठाए गए और वो है भी, हम ESG की जो बात कर रहे थे, इसमें मान लीजिए तमाम जो कंपनीज़ होती हैं वो कुछ फॉल्स स्टेटमेंट देती हैं या झूठ बोलती हैं, ऐसी स्थिति में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेशंस माने जाते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कदम भी हो सकते हैं। सपोजिंग किसी कंपनी ने मिसरिप्रेजेंट किया या कोई चीज़ ओमिट कर दी या कोई चीज़ गलत बोली, या जैसे कि मैंने पहले टर्म यूज़ किया ग्रीन वॉशिंग की, बहुत अपने आप को अच्छा पिक्चराइज कर दिया, लच्छेदार बातें कर दी, सो इन दैट केस सेबी उनके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। रेगुलेटरी पेनल्टीज़ हो सकती हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं वो उनके अगेंस्ट लॉसूट्स फाइल कर सकते हैं, फ्रॉड के एलिगेशंस हो सकते हैं, सिविल सूट फॉर करप्शन सिविल सूट फॉर डैमेजेस हो सकता है, करप्शन के एलिगेशंस लग सकते हैं, यहां तक कि इवन कंज्यूमर्स कैन गो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बोलते हुए कि आपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छी अच्छी बातें की और हमें गलत प्रोडक्ट बेचा है। देन डायरेक्टर्स का अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी जा सकता है। इसके अलावा अगर जो आपकी कंपनी है वो एक इंटरनेशनल डीलिंग्स भी करती है, उसके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में भी उनको बुक किया जा सकता है। जैसे कि EU में यू हैव गॉट द EU क्लाइमेट डायरेक्टिव, US में यू हैव गॉट द US ACC डायरेक्टिव, तो इनके भी वायलेशंस आपके ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा आपने कंट्री में एक बड़ा पॉपुलर टर्म सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो वो तो कई बारी लोग गलत चीज़ों के लिए मौका भी ढूंढते हैं, कई बारी वो सही भी होती हैं ऑफ कोर्स। तो जो जनरल पब्लिक है या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो अंदर के लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, आपके अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो सिविल भी हो गया, क्रिमिनल भी हो गया, कॉर्पोरेट भी हो गया, कंपनी लॉ भी हो गया, सेबी भी हो गया, शेयर होल्डर्स भी हो गया, PIL भी हो गया, हर एक तरह से आपको घेरा जा सकता है। So basically you have to got your ESG compliances rock solid. It's now a matter of proof. Your ESG should stand the judicial scrutiny under the law of the land. ठीक है सर, चूँकि आपने जो बताया कि तमाम कदम उठाए गए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जाहिर बात है, आपने CNG की बात की, BS4 की बात की, दिल्ली को जो ग्रीन बनाया गया और उसको बरकरार कैसे रखा जाए उसके लिए भी न कोई एजेंसीज़ पीछे है, सरकार भी लगातार बेहतर से बेहतर कदम उठा रही है। अभी मैं मौजूदा जो समय है, ख़ासकर मैं अगर एयर पोल्यूशन की बात करूं, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, आपको लंबा अनुभव भी रहा है, आप DPCC में बतौर सीनियर ऑफिशियल काम भी कर चुके हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी आप मोटे तौर पर, और कैसे आखिर ये जो वायु प्रदूषण है इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, कदमों के बारे में अपन बात कर चुके हैं और जो अधिकतर किया जा सकता था वो हमने करा है।
मैंने एक वर्ड आपको बोला था कि वी आर इन ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज लोकेशन, जो आईजीपी। जी। अगर आप सिर्फ दिल्ली को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में क्लीन करना चाहेंगे, ये तो कभी संभव नहीं होगा। ज्योग्राफिकल स्केल पर 1500 स्क्वायर किलोमीटर, 30/50 अगर मैं कहूँ, इट्स नथिंग, इट्स नेग्लिजिबल। इसको आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ एयर शेड मैनेजमेंट से। ओके। मैंने बोला बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं। अगर आप हमारे 2010 से अभी तक हुई 6 सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडीज़ को उठा के देखते हैं, तो उसमें करीब ये माना जाता है, अलग अलग स्टडी ने अलग अलग बोला है, किसी ने बोला 40%, किसी ने बोला 60% बाहर से आता है। बाहर से आता है इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में आके वो रुक जाता है, दिल्ली भी आगे देती है। मतलब जो जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ से पॉल्यूशन आएगा, और जिस तरफ को हवा जा रही है उस तरफ को पॉल्यूशन जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें हमने इंडस्ट्रीज कम कर दी, इंडस्ट्री में क्लीन फ्यूल ला दिया, गैस ला दिया, लेकिन आज भी जो हमारी प्रॉब्लम, मेनली जो प्रॉब्लम है पार्टिकुलेट्स, या बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो धूल, डस्ट के जो कण हैं वो है। PM 2.5 हो, PM 10 हो, या और भी फाइनर पार्टिकल्स हैं, हमें उनको काबू में लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आते हैं? वो उसका मेन सोर्स है रोड रिसस्पेंशन डस्ट। रोड पे जो डस्ट है वो उठती है, कंस्ट्रक्शन से आने वाली डस्ट है, और हमारे पास बहुत पार्क हैं, करीब 18,000 पार्क हैं शायद दिल्ली में। उसमें से जो धूल उड़ती है जब ड्राई सीजन होता है वो है। और इसके अलावा जो एक तीसरा अगला मेजर पॉइंट है वो है जो हमारा सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो इधर उधर डंप हो जाता है, और सबसे ग्रीन सिटी है तो हॉर्टिकल्चर वेस्ट भी आता है, उसको लोग बर्न कर देते हैं। स्पेशली इस सीज़न में जब टेम्परेचर रात का गिरेगा तो जिनके पास साधन नहीं है उनको जलाएंगे। तो हमें धूल पे काबू लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ पे काबू है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं होगा। जो हमें एयर शेड बेस मीन्स जहाँ पर एयर शेड बेस, थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दे दर्शकों को। एयर शेड बेस का मतलब है जहाँ पर सेम ज्योग्राफिकल लोकेशंस, जहाँ पर देखिए दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा होता है। अभी जब अब दिसंबर में फिर से ये कंडीशंस और बढ़ेंगी, तब क्या होता है, जो मिक्सिंग हाइट होती है, मतलब कहाँ तक ये पॉल्यूटेंट उठ पा रहे हैं, वो कम हो जाता है। जैसे आज वो करीब 1 किलोमीटर है, हो सकता है वो रात में और कम 500 मीटर पर भी आए। तो है क्या कि जितना पॉल्यूटेंट है उसको डाइल्यूट होने का मौका नहीं मिल रहा है। इस मौके पर इस समय में हवा बहुत ही कम है, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड पर चलती है। इस वजह से डिस्पर्स नहीं हो पाता है। अदरवाइज जो एक आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई ये इंडस्ट्री तो तब भी थी, व्हीकल भी तब भी थे, मतलब एक्स अमाउंट तो फिक्स्ड है, लेकिन उसका डिस्पर्शन ना होने की वजह से। सर ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जो आर्टिफिशियल रेन की बात चलती है लगातार, इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया, तो वो कहाँ तक कारगर आप मानते हैं? देखिए, एक मैंने जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज लोकेशन की बात करी, उसी तरह हम इस मामले में भी डिसएडवांटेज्ड हैं, क्योंकि विंटर में जो पर्टिकुलर टाइप का क्लाउड चाहिए होता है, जिसमें एक निश्चित नमी होती है, जो बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं, वो इस एरिया में नहीं होते हैं। वो कब आते हैं? जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो अब आपको क्लाउड सीडिंग करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बरसेगा। तो मेरी समझ से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। उसको हमें दोबारा करके देखने की जरूरत नहीं। जी जी, ठीक है मैडम। हम ESG की जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए, जो अनुपालन होता है, खासकर मैं कंप्लायंस की बात कर रहा हूँ, तो ये जो तमाम कंपनियाँ होती हैं वो ESG का कंप्लायंस किस तरीके से तय करती है? क्या मानक इनके होते हैं दरअसल? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, क्योंकि अभी ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं तो चाहूँगी कि और भी कंपनीज के ऊपर आगे जाके एप्लीकेबल हो, और मैं समझती हूँ कि होगा भी। अभी जो लिस्टेड कंपनी है उनको ESG को अपने बोर्ड की एजेंडा में लिखना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, और व्हाट दे कैन डू इज, जो उनका लीडरशिप पे है वो उसको ESG से लिंक कर सकते हैं कि अगर ESG का कंप्लायंस अच्छा रहा तो पे हाइक्स वो अच्छे दे सकते हैं हायर मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, एंड इवन लोअर
मैनेजमेंट को भी। उसके बाद उनको अपने लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिससे कि इन्वायरमेंटल डैमेज होगा तो इवन एम्प्लॉइज के अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। अपनी सारी टीम्स को HR, लीगल, मार्केटिंग सबको कोहेसिवली ट्रेन करना पड़ेगा कि आपस में मिलकर इन लोगों को काम करना है। फिर बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनीज हैं अपने आप को अपडेटेड रखें इंडियन लॉ से भी और इंटरनेशनल लॉ से भी, अगर आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं तो। एंड वैसे भी नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑलवेज वेरी गुड। देन इसके अलावा जैसे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, आप टैक्स की ऑडिट करते हैं, आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, तो लिस्टेड कंपनीज को अपने ESG के भी ऑडिट्स करने हैं। एंड अ पीस ऑफ एडवाइस, सपोजिंग आपने सब ध्यान रखा पर फिर भी सपोजिंग कल को कोई केस हो गया, कुछ हो गया, कोई सिविल लाइबिलिटी आ गई, तो आई वुड सजेस्ट कुछ भी करो लेकिन अपनी रेपुटेशन और गुडविल मत जाने दो। एक बार आपकी रेपुटेशन गुडविल चली गई तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़े ऑफकोर्स लीगली तो दे दीजिए, लेकिन रेपुटेशन गुडविल को बचाइए। सो बेसिकली आपको अपने टैक्स ऑडिट के साथ, अपने एनुअल रिपोर्ट्स के साथ लोगों को ट्रेन करके, पूरा नॉलेज रख के, अपने बोर्ड के एजेंडा में रख के फुल ऑन कंप्लायंस करना पड़ेगा ESG का, और पे को आप लिंक कर सकते हो ESG के साथ। सर, आपने जिस तरीके से चर्चा की और बहुत अपने बेहतर बात बताई कि हमने क्या कदम उठाए और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है, मुझे भी सीखने को मिला और हमारे दर्शकों ने भी जाना। मेरा सवाल आपसे ये है कि एज ए इंडिविजुअल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या आपको लगता है कि कोई भी स्कीम हो या कोई भी इस तरह की चीज़ें हों उसमें हम क्या अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन, इन दो चीज़ों की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं इसको एक बड़े वॉल्यूम पर, बड़े पैमाने पर इसको लोगों तक मतलब ले जाने की ज़रूरत है? देखिए, अवेयरनेस तो पहला कदम है। और जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, यहाँ के लोग अब कम से कम इस समस्या को जान गए, लेकिन शायद हमारी असफलता का एक कारण है कि उसको हमने ओन नहीं किया है। मैंने ये मान लिया है कि वो सरकार उसको सुलझाएगी, मेरा क्या कदम होगा इसको हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस मूवमेंट पे हम उसको ओन कर लेंगे शायद ये समस्या हल हो जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी गाड़ी आज छोड़ दूँ, AQI जब 400 के आसपास है तो मैं उसको छोड़ दूँ। और जो मैंने बोला था धूल, कंस्ट्रक्शन जो बड़े साइट है वहाँ पर तो आप सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जो घरों में मेरे रिनोवेशन हो रहा है, बालकनी बन रही है, उसका जो बदरपुर का एक बोरा आता है वो वहाँ पड़ा रहता है और हर बार निकलती गाड़ी आपका डस्ट बढ़ा देती है। वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट होता है। मेरे घर के सामने छोटा सा लॉन है, अगर हार्टिकल्चर वेस्ट है मैं उसको जला देता हूँ। मैं उसको अगर इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को हम ले लें तो फिर ये कहीं ना कहीं काबू में रहेगा। ठीक है, भारत के संविधान की बात करूंगा। हमारे देश का जो कानून है मैडम, वो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में आम आदमियों को किस तरह से वो कानून के बारे में बताता है कि हमें प्रकृति ने ज़िंदगी दी, सांस दिया, हवा दी, तो उसने तो हमें दिया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेचर को किस तरीके से संरक्षित रखें, कैसे बचाएं। तो उसके तहत संविधान ने हमें क्या कानून दिए हैं? देखिए, हमारे संविधान में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाय वर्च्यू ऑफ हिज जजमेंट ऑफ MC मेहता और भी डिक्टम्स के तहत कहा है कि राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट ऑल्सो कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ राइट टू लाइफ। उसके बाद वी हैव गॉट आर्टिकल 48 कैपिटल A विच इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एंड उसके तहत स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स को क्लीन एनवायरनमेंट दे और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे। देन वी ऑल्सो हैव आर्टिकल 51 कैपिटल AG विच इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहती है कि जो सिटीजन्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से और प्रॉपर तरीके से रहना है और अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। सो ये बेसिकली 3 प्रोविजंस हैं। बट यही बात है कि हमारे कंट्री में लॉस तो बहुत हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और अवेयरनेस, या नो डर्थ ऑफ लॉस, उसका एग्जीक्यूशन और अवेयरनेस बहुत कम रहता है। एंड इनफैक्ट अवेयरनेस भी होता है तो एग्जीक्यूशन तो और भी कम होता है। जानते हुए भी लोग लॉस का पालन नहीं करते हैं। सर, एक सवाल उठता है कि हम चूँकि लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हमारा देश विकसित जो भारत है उसकी तरफ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो पर्यावरण संरक्षण है, इन दोनों में अगर मैं सामंजस्य बिठाने की बात करूं, अगर मैं बैलेंस और तालमेल, अच्छा बेहतर तालमेल बिठाने की बात करूं, तो वो कैसे सुनिश्चित हो पाएगा?
देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या और भी डेवलपमेंट्स हैं, उन सब के लिए अब हमारे पास ये ज्ञान है कि हम किस तरह से ये पॉल्यूशन रोक सकते हैं, लेकिन उन कार्यों को हम करते नहीं हैं। शायद कहीं ना कहीं हम शॉर्टकट्स निकालते हैं। इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें जो पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है उनको हम पूरी तरह से चलाएं। इंडस्ट्री को लगाते समय जो गाइडलाइंस दी जाती हैं हम उनको पूरी तरह से करें। और अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, अगर कहीं हाईवे बन रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल करें तो डेवलपमेंट भी होगा और हम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें सोर्स पर उनको कंट्रोल कर लेना है और हर आदमी को अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से जो इतने सक्षम कानून बने हुए हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनको लागू करने में साथ देना पड़ेगा। ठीक है मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? सी देखिए, आपने बड़ा ही एक ये अहम सवाल पूछा है और मेरा ये मानना है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी एक प्रदूषण की दिक्कत आई है, एक एनवायरनमेंट की दिक्कत आई है। अब हम इसमें अगर गहराई से सोचेंगे तो हम बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं विच कैन लीड अस टू बिगर इम्प्रूवमेंट्स इन द कंट्री। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ है, अभी ज़्यादातर दिल्ली में है, मेट्रोपॉलिटन में है, NCR में है। इन इंडस्ट्रीज़ को अगर हम रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होगा, यहाँ का क्लाइमेट भी इम्प्रूव होगा और रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री में डेवलपमेंट भी होगा। वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बच्चों के जो रहने के कंडीशंस है वो इम्प्रूव होंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं लोगों के वो इम्प्रूव होंगे। हमारी कंट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005। इसके अभी कई सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं। इसमें आप जो टैक्स जो कंपनीज हैं उनको आप टैक्स हॉलीडेज देते हैं, GST हॉलीडे देते हैं, आप उसको कस्टम की छूट देते हैं, आप उनको लेबर लॉस को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। तो इंडस्ट्रीज़ को अगर हम हम उनको ल्यूक्रेटिव बनाए और हम उनको अट्रैक्ट करें कि आप रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इन्वेस्ट करो तो यहाँ का एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी डेवलप कर सकते हैं। बट यहाँ मैं ज़रूर एक प्रिकॉशन देना चाहूँगी कि किसी गरीब की लैंड लेकर नहीं, जो लैंड खाली है, जो गवर्नमेंट के अंडर है, या शायद आपको पता होगा हमारी कंट्री में ऐसी भी कुछ लैंड है जो कि मॉर्टगेज्ड है कुछ कंपनियों को, कुछ विदेशी देशों को भी। उन लैंड्स के ऊपर, खाली लैंड्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ओन लैंड है, वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करेंगे तो एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होगा और वहाँ के लोगों की स्थिति भी इम्प्रूव होगी। सर, जो मैडम ने कहा, आपको क्या लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये, और आपको ये भी लगता है कि क्या जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन भी इससे रुकेगा? गुड पॉइंट। या बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर दिल्ली को देखते हैं, यहाँ पर करीब 31,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भी हैं कुछ एरिया में। ट्रांस यमुना देखें, कुछ और एरिया हैं, इतना हाई डेंसिटी है, उसकी वजह से पॉल्यूशन। और जैसा मैडम ने प्रपोज किया, जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर हम नए एरिया में ले जाके लगाएंगे, उसको विद नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए नो हाउ के साथ अगर हम डेवलप करेंगे तो हम उसको बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। बट व्हाट शी सेड, उसमें हमें सारे प्रिकॉशन पहले लेने पड़ेंगे। अगर मैं अगर मैं अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करूं तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से फ्यूजिटिव इमिशन होता है। कुछ तो एक इमिशन जो आप चिमनी से देखते हैं, उसके अलावा भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो प्रोसेस इमिशन है या व्हीकुलर इमिशन है वो बहुत बढ़ता है। तो अगर हम नए प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, वहाँ पर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, वाटर पॉल्यूशन को एक साथ ट्रीट कर पाएंगे, और जब नई चीज़ें डिज़ाइन होंगी तो आप बहुत अच्छी तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैडम, एक क्लीन ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो कानूनी एतबार से क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। आई विल रिपीट व्हाट आई सेड अर्लियर, वी हैव गॉट नो डर्थ ऑफ लॉस बट व्हाट वी लैक इज द अवेयरनेस एंड एग्जीक्यूशन। एंड कई बार तो ऐसे भी होता है कि लोगों को पता है कि ऐसा करना है, फिर भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगी अपनी बात को ये बोलते हुए कि देखिए, हम हर चीज़ के लिए जो लोग टॉप पे बैठे हैं उनको हम नहीं बोल सकते कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। जो लोग सालों से कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, और मेरा मतलब सरकारी जॉब्स वाले लोगों से है, कि अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें अपने मिसकंडक्ट, डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होते हैं उनको फास्टन करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और लेना चाहिए। कितनी सारी ऐसी स्थितियां हैं कि सालों साल तक वो काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि ऐप्स आई हैं, ये अच्छा बात है, लेकिन कंप्लायंसेस को वेबसाइट बेस्ड भी होना चाहिए। जैसे कोई कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट कर रहा है तो उसको वेबसाइट पे लिखो, उसका हल हुआ या नहीं हुआ, उसका टाइम फ्रेम फिक्स करो, और क्यों हल नहीं हुआ ये भी चीज़ लिखो। और जब मैं डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है किसी को चार्जशीट दो और ओवरनाइट निकाल दो।
मेरा मतलब ये नहीं है आप किसी को स्केपगोट बना दो, मेरा मतलब ये है पहले वार्निंग दो, मेमो दो, शोकॉज दो, एक्सप्लेनेशन दो, और फिर बहुत ज़्यादा लेथार्जीनेस है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड मिसकंडक्ट है, उसके बाद जाके चार्जशीट देके सारे चार्जेस लिख के प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से कंप्लायंस करके इंक्वायरी करके फिर आप एक्शन भी लो, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में एक डेटरेंट क्रिएट हो। जैसे आप जानते हैं हमारे इंडिया में एक लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कि अब OH कोड में मर्ज हो गया है 21 नवंबर 2025 को, एंड सिमिलरली वी हैव गॉट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एंड वी हैव गॉट द BOCW एक्ट 1996। BOCW एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट दोनों मर्ज हो गए हैं नए लेबर कोड्स में। फैक्ट्रीज एक्ट में ऑक्यूपायर होता है, BOCW एक्ट में भी एक मैनेजर होता है, एम्प्लॉयर होता है जो चीज़ों को सुपरवाइज करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में भी मैनेजर्स होते हैं जो सुपरविजन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेते हैं। मैंने ESG की बात करी, मैंने कहा बार बार कि अगर डायरेक्टर्स नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। सिमिलरली गवर्नमेंट विभागों में भी सिर्फ टॉप के लोगों को नहीं हिट करना चाहिए, जो लोग बैठे हुए हैं सालों से एक्शन नहीं ले रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो आ रही हैं, उन लोगों को पकड़ के उनको भी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाना चाहिए सिस्टम्स को, और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल करना चाहिए। दैट आई फील इज नीड ऑफ द आवर इन द कंट्री। ठीक है मैडम, मैं कहने का मतलब ये कि जो पीपल्स मूवमेंट है एक तरीके से, जो जन सहभागिता है, उसको हमें अवेयरनेस में तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत शॉर्ट में सर, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ, तमाम जो दूसरी टेक्नोलॉजी उसकी बात करूँ, तो वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उसका कितना योगदान आप मानते हैं? इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी भी आप देखेंगे जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और जो डेटा एनालिसिस है, इन सब में हम AI का यूज़ कर ही रहे हैं। जो स्टेशन से जितने आपके नेटवर्क हैं उनसे आने वाला डेटा, प्रेडिक्शन, इन सब में यूज़ करके हम बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनफोर्समेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह आप एक व्यक्ति को नहीं भेज सकते, लेकिन अगर हम उसको इतना इक्विप कर दें तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग हमारे इस शो में आप लोगों ने शिरकत की और अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। तो आज की इस यात्रा में हमने देखा कि इंसान कितना आगे बढ़ा, लेकिन प्रकृति को कितनी चोट देकर। ये भी समझा कि ग्रीन का दावा करने वाली हर चमक असली सोना नहीं होती। संविधान ने हमें सिर्फ पर्यावरण का हकदार नहीं बल्कि रक्षक भी बनाया है, और NGT जैसे संस्थान हमें याद दिलाते रहते हैं कि धरती की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। याद रखिए, धरती हमारी नहीं है, हम धरती के हैं। सच्चाई को जानिए, प्रकृति से जुड़िए और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाइए। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और प्रकृति के साथ खड़े रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।